हेलो दोस्तों, वेलकम इन एनसीईआरटी व्यू। लास्ट टाइम हमने कल्टीवेटर तक पढ़ा था। आज हम कल्टीवेटर से आगे पढ़ते हैं। बच्चों, इसमें बताया गया है नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, सोइंग। यानी कि हमने कल्टीवेट कर लिया है, टीलिंग प्रोसेस थी वो कर ली है। टीलिंग मैंने आप लोगों को बताया था कि मिट्टी को लूज़ करने की जो प्रोसेस होती है उसको टीलिंग कहते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, सोइंग करना है। सोइंग यानी कि बीजों को उगाना है। सोइंग इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट। अब देखो यहाँ पे बच्चों, सोइंग इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। यानी कि फसल उगाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कौन सा है कि बीज हम कैसे बोते हैं। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्थी सीड्स ऑफ इस गुड वेराइटी आर सिलेक्टेड। यानी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि फसल है वो अच्छी बने। उसके लिए क्या होगा कि हम जो सीड है वो कैसा सिलेक्ट करते हैं। तो सीड के लिए हम ये देखते हैं कि वो हेल्थी होना चाहिए और क्लीन होना चाहिए। फार्मर है वो ऐसे ही सीड का चुनाव करता है। सिलेक्शन ऑफ सीड, पहले यहाँ पे कुछ बोल रही है, क्या बोल रही है देखते दोस्तों। वन डे आई सा माई मदर पुट सम ग्राम सीड इन ए वेसल एंड पोर सम वाटर ऑन देम. After a few minutes, some seeds started to float on top. I wonder why some seed float on water. इसमें कह रही है पहली कि एक दिन मैंने मेरी मदर को देखा जो कि चने के जो सीड्स हैं वो वेसल्स में क्या कर रही थी, पानी में डाल रही थी। तो उन्होंने देखा कि कुछ सीड्स थे थोड़ी देर में वो ऊपर आ गए, यानी कि कुछ जो चने थे वो तैरने लगे। यानी कि ये कंटेनर हो गया, ठीक है, और इसमें पानी भरा हुआ है और इसमें क्या किया उसकी मदर ने, जो चने हैं वो डाल दिए। तो थोड़े चने तो सेटल डाउन हो गए और बाकी थोड़े से कुछ चने थे वो पानी में ऐसे करके फ्लोट करने लगे, ठीक है। तो वो ये पूछ रही है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आधे से ज़्यादा चने तो क्या है, सेटल डाउन है पानी में, और कुछ चने हैं वो ऊपर फ्लोट पे तैरने लगे। अब इसके लिए बच्चों हमने भी वही, यहाँ पे भी वही प्रोसेस है। टैक ए बीकर विथ एंड फिल हाफ ऑफ इट विथ वाटर, पुट ए हैंडफुल ऑफ व्हीट सीड्स एंड स्टीर वेल, वेट फॉर सम टाइम। इन्होंने भी यही काम किया है कि पानी भर लिया है और जो गेहूं के दाने होते हैं वो इसमें डाले पानी के साथ, ठीक है। यहाँ वाटर है, वाटर से हाफ फिल कर लिया और उसमें गेहूं के दाने डाले और उसको चम्मच से हिला दिया। फिर थोड़ी देर हम देखते हैं कुछ गेहूं के दाने हैं वो क्या करने लगते हैं, पानी में फ्लोट करने लगते हैं। Are there seeds which float on water? Would those be lighter or heavier than those which sink? Why would they be lighter? Damaged seeds become hollow and are thus lighter, therefore they float on water. यहाँ पे पहले का एक क्वेश्चन था वो यहाँ पे सॉर्ट आउट हो गया है। इसमें क्या हुआ कि जो ऐसे दाने होते हैं या फिर बीज होते हैं जो कि पानी के अंदर रहते हैं और कुछ होते हैं जो पानी के ऊपर तैरते हैं। तो पानी के ऊपर वे सिर्फ तैरेंगे जो डैमेज्ड होंगे या फिर जो खोखले होंगे, ठीक है, और जो अच्छे क्वालिटी के होंगे वो पानी में बैठ जाएंगे। दिस इज ए गुड मेथड, ये अच्छा मेथड है सेपरेटिंग गुड हेल्थी सीड फ्रॉम द डैमेज्ड वंस। इसलिए क्या करते हैं, ये अच्छा एक तरीका है जिससे कि अच्छे बीज एक तरफ हो जाते हैं और जो बेकार बीज होते हैं वो एक तरफ हो जाते हैं। बिफोर सोइंग वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टास्क इज टू नो अबाउट द टूल यूज्ड फॉर सोइंग सीड। पहले के ज़माने में कुछ टूल्स होते थे जिससे कि बीजों को मिट्टी में डाला जाता था, खेतों में डाला जाता था। तो यहाँ पे है ट्रेडिशनल सीड है, ठीक है, क्या है, ट्रेडिशनल सीड है। ट्रेडिशनल टूल में देखो, द टूल यूज्ड ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड इज शेप्ड लाइक फनल। जो सीड है यहाँ देखो बच्चों, ये बताया गया है कि एक टूल यूज़ किया जाता है जिसकी शेप फनल के जैसे है, और ये जो फनल है उसमें जो ये सीड है वो डाले जाते हैं। यहाँ पे देखो बच्चों, ये कैसे स्ट्रक्चर है, ये लाइक ऐसे स्ट्रक्चर है। ये हो गया आपका फनल होता है ना ऐसे करके, हाँ, और इसका जो एंड होता है वो काफ़ी शार्प होता है और मिट्टी में डाला होता है। जैसे कि ये बैल है, ठीक है, बैल ने क्या किया, बैल से जो फनल है वो कनेक्टेड है। जैसे जैसे बैल चलती जाएगी वैसे वैसे ये जो है फार्मर वो इसमें सीड डालता जाएगा और सीड डालने पे सीड मिट्टी में मिलती जाएगी, ठीक है। These and pairs into the soil and place it there, और जो मिट्टी है वो यहाँ पर इकट्ठी हो जाती है। बट नाउ यहाँ पे आजकल सीड ड्रिल का यूज़ करते हैं। सीड ड्रिल क्या, ये आप देख रहे हैं, ये सीड ड्रिल है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ये एक इसमें लोहे की प्लेट सी होती है और इसमें बहुत सारे ये पाइप है, ऊपर से सीड डलता जाएगा और नीचे ये जो एंड है इसमें से सीड होकर सारी ज़मीन में सीड क्या हो जाएंगे, लगते जाएंगे, ठीक है। Nowadays the seed drill is used for sowing with the help of the tractor. ट्रैक्टर में ये जो इसका एंड है या स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है, कनेक्टेड होता है, ठीक है। दिस सो द सीड्स इन यूनिफॉर्मली द इक्वल डिस्टेंस डेप्थ इन इट इंश्योर दैट सीड गेट कवर्ड बाय द सोइल आफ्टर सोइंग। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो इसमें ये बताया गया है कि जैसे ये जो ड्रिल है, ठीक है, इसमें क्या होता है, इक्वल तो डिस्टेंस पर ही
और इक्वल डेप्थ में, यानी कि ये मिट्टी है तो यहाँ पे एक बीज यहाँ पे तो दूसरा बीज यहाँ पे, और डिस्टेंस मेंटेन रहती है, ठीक है। और साथ में यहाँ पे ये भी इंश्योर करना पड़ता है कि जो सीड है वो किससे कवर हो जाए, वापस मिट्टी से कवर हो जाए। ये काम कौन करेगा, सीड ड्रिल करेगा। कौन करेगा, सीड ड्रिल करेगा, ठीक है। इससे क्या होगा, जो ये सीड है ये मिट्टी में होंगे, ये दिखाई नहीं देंगे, कवर हो जाएंगे, तो जो ये बर्ड्स है वो बर्ड्स आकर इनको नहीं खाएंगे, ठीक है। तो ये जो सीड ड्रिल है ये क्या करते हैं, सेव करती है टाइम को और लेबर के काम को भी, ठीक है, यानी इतनी मजदूरों की जरूरत नहीं पड़ती है। अब बूझो क्या बोल रहा है, देयर इज ए नर्सरी नियर माई स्कूल, यानी कि हमारे स्कूल के पास एक नर्सरी है। आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट्स वर केप्ट इन ए स्मॉल बैग, दे वाई दे आर केप्ट लाइक दिस। मुझे ये पूछ रहा है कि हमारे स्कूल के पास एक नर्सरी है। नर्सरी यानी समझते हो ना, जहाँ पे प्लांट्स वगैरह होते हैं, हाँ, जहाँ पे पेड़ वगैरह होते हैं, और जो ये प्लांट्स होते हैं वो एक पॉलीथीन में रखे जाते हैं, यानी ऐसे करके पॉलीथीन होती है और उसमें छोटे छोटे जो पेड़ होते हैं वो रखे जाते हैं, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि ऐसा क्यों रखा जाता है उन्हें, तो इसका क्या रीज़न है, पहेली बोलती है। तो पहेली यहाँ पे बताती है कि जो सीड्स होते हैं ऑफ ए प्लांट के, वो जैसे कि पैडी यानी धान का जो फसल होती है, सबसे पहले वो नर्सरी में रखी जाती है, ठीक है। जब वो इसमें सीडलिंग में क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है, उसके बाद उसे खेतों में लगाया जाता है। सम फॉरेस्ट प्लांट्स, फ्लोरिंग प्लांट्स आर ऑल्सो ग्रो इन नर्सरी, और कुछ ऐसे जो जंगली पेड़ होते हैं या फिर जो फूलों वाले पेड़ होते हैं उन्हें भी नर्सरी में रखा जाता है, उनकी अच्छे से केयर की जाती है। उसके बाद जो वो थोड़े बहुत डेवलप हो जाते हैं, उसके बाद उन्हें ट्रांसप्लांट किया जाता है खेतों में या फिर किसी के बगीचे में। Appropriate distance between the seed is necessary to avoid overcrowding of a plant. This allows plant to get sufficient sunlight, nutrients, water from the soil. At times, a few plants may have to remove to prevent overcrowding. बच्चों इसमें बताया है कि जो प्लांट होते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे एक प्लांट है, ठीक है, जो आपने मिट्टी में उगाया, ठीक है, उसके पास दूसरा प्लांट है, ठीक है, जो आपने मिट्टी में उगाया, फिर उसके पास तीसरा, चौथा, ऐसे करके बहुत सारे प्लांट होते हैं। तो कई प्लांट इस वजह से नहीं फल फूल पाते हैं, यानी बड़े नहीं हो पाते, क्योंकि उनके जो साइड वाला या फिर उनके जो आसपास वाले जितने प्लांट्स हैं वो क्या कर देते हैं, प्रॉपर वे से खुद ही सारा का सारा सनलाइट ले लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं, वाटर ले लेते हैं मिट्टी से। लेकिन जो दूसरा प्लांट है उसको ये सब नहीं मिल पाता, वो वहीं पे क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। इस वजह से इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए नर्सरी में क्या किया जाता है, इन प्लांट्स को रखा जाता है, और जब ये क्या हो जाते हैं, थोड़े से डेवलप हो जाते हैं, तब इन्हें खेतों में जोता जाता है। तो समझ में आया बूझो का क्वेश्चन और पहेली का आंसर। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। अब हमारी तीसरी प्रोसेस क्या थी कि हम कैसे खाद और फर्टिलाइजर इसमें जोड़ते हैं। उससे पहले हम ये समझते हैं कि यहाँ पे फर्टिलाइजर और मैन्योर किसे बोलते हैं। द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर ए हेल्थी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर और फर्टिलाइजर। ऐसे सब्सटेंस जो कि मिट्टी में ऐड किए जाते हैं न्यूट्रिएंट्स और हेल्थी प्लांट को ग्रो करने के लिए, ठीक है, उन्हें क्या बोलेंगे, मैन्योर या फिर फर्टिलाइजर्स। आयसा, अब बूझू क्या बोल रहा है, आयसा हेल्थी क्रॉप ग्रोइंग इन ए फार्म in the neighboring farm. The plant were weak. Why do some plants grow better than others? मुझे कह रहा है कि मैंने अपने फार्म में मैंने देखा था फार्म में कुछ अपने पड़ोसी के फार्म में कि जो प्लांट्स होते हैं वो कुछ तो वीक रह जाते हैं और कुछ क्या हो जाते हैं, बहुत अच्छे उगते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था, पहले ही बता दिया है कि जो प्लांट्स होते हैं वो एक दूसरे से क्या करते हैं, कंपटीशन करते हैं। कुछ प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, ज़्यादा सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स, वाटर ले लेते हैं, वहीं कुछ नहीं ले पाते हैं, यानी कि उनकी जगह कौन ले लेता है, उनके साइड वाला प्लांट ले लेता है। तो जो साइड वाला प्लांट होता है वो तो हेल्थी बन जाता है, और जो इस साइड वाला प्लांट होता है, इसके बगल वाला, वो इतना नहीं खींच पाता है। तो इस वजह से वो क्या होता है, अच्छा फसल नहीं होती है, अच्छा प्लांट नहीं होता है, हेल्थी प्लांट नहीं होता है। सोइल सप्लाइज मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट। जो फसल की प्लांट होती है उसे मिट्टी है वो न्यूट्रिएंट्स देती है, मिनरल्स देती है। दिस न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। और जो ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं प्लांट्स के लिए। इन सर्टेन एरियाज फार्मर्स ग्रो crop after crop in a same field. The field is never left uncultivated or fallow. Imagine what happened to the nutrients. इसमें ये बताया गया बच्चों कि जैसे एक बार हमने क्या किया, एक फसल उगा दी, यहाँ पे पूरे खेत में एक फसल उगा दी, और क्या होता है, जितने भी ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं मिट्टी में वो सारे किसके द्वारा ऑब्जर्व कर लिए जाते हैं, इन फसल के द्वारा ऑब्जर्व किए जाते हैं। लेकिन हम जब सेकंड बार में उसी खेत में दोबारा हम क्या करेंगे, खेती करेंगे, तो वहाँ पे अब न्यूट्रिएंट्स नहीं रहेंगे या फिर बहुत कम रहेंगे, है ना। तो उसके बारे में बोला गया कि इमेजिन करिए कि अब जो फसल है वो कैसे उग पाई। कंटिन्यू कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप मैक्स द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिशन, यानी कंटिन्यू हम एक ही खेत में बार बार हम क्या करेंगे, एक ही टाइप की क्रॉप उगाते जाएंगे, तो जो न्यूट्रिशन है मिट्टी में वो क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। दिस देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड टू रिप्लेनिश द सॉइल विद द न्यूट्रिएंट्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट। और इसी वजह से जो इसमें जो प्लांट है वो क्या होंगे, अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब इसमें मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स थे, मिनरल्स थे, अब वो खत्म हो चुके हैं। इस वजह से रिजल्ट क्या मिलता है, हमें वीक प्लांट मिलता है, ठीक है।
मैन्योर इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एनिमल वेस्ट। और जो मैन्योर होता है उस क्या बोलेंगे उसे, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि प्लांट और एनिमल के जो वेस्ट होते हैं यानी कि एक्सक्रिएशन होता है या पोटी होती है उसको डिकम्पोज करने से मिलता है, उसे हम क्या बोलेंगे, मैन्योर बोलेंगे। ठीक है। फार्मर डंप प्लांट एनिमल वेस्ट इन ए पिट। जो प्लांट और एनिमल के जो वेस्ट होते हैं उन्हें एक गड्ढे में डाल देते हैं, ठीक है, डिकम्पोज होने के लिए यानी कि टूटने के लिए। यहाँ पे एनिमल्स की जो पोटी होती है या फिर प्लांट के जो डेड सेल्स होते हैं वो उसमें डाल देते हैं और वो धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाते हैं। डिकम्पोज यानी टूट जाते हैं धीरे धीरे, और जब ये डिकम्पोज हो जाते हैं उसके बाद इसको यूज़ किया जाता है। द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय द सम माइक्रोनिज्म। और ये जो डिकम्पोजिशन है कुछ माइक्रोनिज्म के द्वारा होता है। द डिकम्पोज्ड मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट वर्मी कंपोस्टिंग इन 6th क्लास। आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है 6th क्लास में। ये कह रहे हैं कि जो फार्मर होता है वो क्या करता है, एक खड्डा खोदता है, ठीक है, पिट खोदता है, और उसमें वो क्या डालता है, एनिमल के जो वेस्ट होते हैं, जो प्लांट के वेस्ट होते हैं उन्हें वो यहाँ पे डालता है, ठीक है, और क्या करता है, डिकम्पोज होने के लिए छोड़ देता है। और यहाँ पे डिकम्पोज कौन करेगा, वेरी गुड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं। ठीक है। उसके अलावा आपने क्लास 6 में पढ़ा हुआ है वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में। वर्मी कंपोस्टिंग क्या था, जब केचुआ होता है उसे गड्ढे में डाल देते हैं और जो प्लांट्स होता है और एनिमल के वेस्ट है वो उसे खा जाता है, खाकर वापस उसको क्या करता है, बाहर निकाल देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। ठीक है। गोबर को खा लेता है वो, है ना, और गोबर को खाने के बाद वो क्या करता है, उस खाद को वापस निकाल देता है अपने शरीर से, उसे क्या बोलेंगे, वर्मी कंपोस्ट बोलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसमें हम एक्टिविटी करते हैं यहाँ पे। ताकि मूंग और ग्राम सीड जर्मिनेट दैम, सिलेक्ट 3 इक्वल साइज सीडलिंग, पैक 3 एम्प्टी glasses or similar vessels, mark them A, B, C to glass A, add little amount of soil mixed with a little cow dung manure in glass B, put the same amount of the soil mixed with a little urea, take the same amount of soil in the glass C without adding anything, now pour the same amount of water in each glass and put the seedling in them, keep them in a safe place, water them daily, after 7 to 10 days observe their growth। अब इसमें क्या हो रहा है बच्चों, एक एक्टिविटी है। एक्टिविटी यहाँ पे बच्चों देखो, आपको क्या करने हैं, 3 ग्लास लेने, ठीक है, इसका नाम A रख दिया, इसका नाम B रख दिया, इसका नाम C रख दिया, A, B और C। आपको क्या करने हैं, ऐसे मूंग या फिर एक काम करते हैं, चने होते हैं जो स्प्राउट हो जाते हैं, ऐसे मूंग और चने को लेना है और उन्हें क्या करना है, मिट्टी, तीनों मिट्टी मिला के मिट्टी में डाल देना। ठीक है। A में तो हम क्या करेंगे, काऊ डंग डाल देंगे, गोबर डाल देंगे, और B में हम क्या डाल देंगे, थोड़ी मात्रा में यूरिया मिला देंगे। क्या मिला देंगे, यूरिया। और C में हम कुछ नहीं डालते हैं। फिर हम क्या करेंगे, इनमें पानी डाल देंगे थोड़ा थोड़ा, ठीक है, और फिर देखेंगे 7 से 10 दिन बाद कि आखिरकार इन तीनों में हुआ क्या है। देखो बच्चों, अब इसमें बोला है, डिड प्लांट्स इन ऑल द ग्लासेस ग्रो एट द सेम पेस, विच ग्लास शोड बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, इन विच ग्लास वॉज द ग्रोथ फास्टेस्ट। इसमें पूछा गया है कि इनमें से सबसे अच्छी कौन सा अच्छे से प्लांट उगेगा, ठीक है, और सबसे पहले कौन उगता है। फर्टिलाइज़र और केमिकल, फर्टिलाइज़र ऐसे केमिकल होते हैं जिसमें बहुत सारे क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और वो मैन्योर से डिफरेंस होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि वो फर्टिलाइज़र क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं, लेकिन मैन्योर क्या होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। ठीक है। मैन्योर क्या होता है, जो मैंने आपको बताया था ना, जो फार्मर होते हैं वो एक गड्ढा खोदते हैं, उसमें क्या डालते हैं, प्लांट और एनिमल के वेस्ट डालते हैं, और फिर माइक्रोऑर्गेनिज्म उन्हें क्या करते हैं, डिकम्पोज करता है, उसे हम क्या बोलेंगे, मैन्योर बोलेंगे। लेकिन जो फर्टिलाइज़र होते हैं वो क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं। ठीक है। क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं जिनमें बहुत सारा क्या होता है, न्यूट्रिएंट पाया जाता है। फर्टिलाइजर आर प्रोड्यूस इन द फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर किस में प्रोड्यूस होता है, फैक्ट्रीज में, लेकिन मैन्योर किस में होता है, ये लोग खुद ही बनाते हैं, है ना, डिकम्पोजर्स की सहायता से या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सहायता से। उनका एग्जाम्पल बताया है यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, एनपीके। एनपीके का यहाँ पे फुल फॉर्म क्या बताया है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। बच्चों ये ध्यान रखना, एनपीके का फुल फॉर्म क्या बताया है यहाँ पे, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। ठीक है। तो ये सब क्या है, ये एक फर्टिलाइजर है। द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर हैज़ हेल्प टू गेट बेटर yield ऑफ क्रॉप सच एज वीट, पैडी, मेज। और जो फर्टिलाइजर है वो हेल्प करता है किसकी फसल में, जो वीट होती है, पैडी होती है और मेज की जो फसल होती है उनको अच्छा बनाने में। बट एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर हैज़ मेड सोइल लेस फर्टाइल। लेकिन हम अगर ज़्यादा फर्टिलाइजर का यूज़ करेंगे तो वो मिट्टी को क्या कर देगा, अनउपजाऊ बना देगा, यानी कि उसमें फर्टाइल को कम कर देगा। फर्टिलाइजर हैव ऑल्सो बिकम ए सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। अगर हम फर्टिलाइज़र है वो क्या है, सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, यानी कि जो पानी में गंदगी होती है वो बढ़ जाती है, उसको क्या कहते हैं, वाटर पोल्यूशन। यानी फर्टिलाइजर वाटर पोल्यूशन का भी काम करता है। देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सोइल वी हैव टू सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइजर विद ऑर्गेनिक मैन्योर और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड इन बिटवीन 2 क्रॉप्स। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें सोइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए यानी मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, लिमिट में फर्टिलाइज़र का यूज़ करना चाहिए, और उसकी जगह ऑर्गेनिक जो मैन्योर होती है उसको यूज़ करना चाहिए, या फिर फर्टिलाइज़र और मैन्योर है उनको दोनों को मीडियम मतलब मिक्स करके उनका यूज़ करना चाहिए 2 क्रॉप्स के बीच में। ठीक है।
यानी कि एक फसल उगा दी है तो फिर उसमें मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स कम हो गए, तो उसमें क्या करेंगे, हम फर्टिलाइजर भी डालेंगे और मैन्योर भी डालेंगे। फर्टिलाइजर कुछ मात्रा में डालेंगे और मैन्योर ज़्यादा मात्रा में डालेंगे, ठीक है। द यूज़ ऑफ मैन्योर इंप्रूव सॉइल टेक्सचर एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। अगर हम ये मैन्योर है इसमें मिट्टी में डालते हैं तो ये क्या करता है, ये इंप्रूव करता है सॉइल के टेक्सचर को, लेकिन साथ के साथ ये क्या करता है, वाटर को रिटेनिंग कैपेसिटी यानी वाटर को ऑब्जॉर्व करने की जो कैपेसिटी है मिट्टी को, उसको भी कंटिन्यू करता है। इट रिप्लेनिशेस द सॉइल विद द न्यूट्रिएंट्स। Another method of replenishing the soil with the nutrients is through क्रॉप रोटेशन। और दूसरा क्या है, क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन यानी कि एक फसल उगाई, जैसे कि हमने वीट की उगाई है तो हम दोबारा वीट की नहीं उगाएंगे, हम दोबारा किसकी उगाएंगे, हम पैडी की उगाएंगे। यानी हम एक बार पैडी की उगाई है तो दूसरी बार पैडी की फसल ना उगाकर हम किसकी उगाएंगे, वीट की उगाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, क्रॉप रोटेशन हो गया। This can be done by growing different crop alternately. Earlier, farmer in northern India used to grow legumes as fodder in one season and wheat in the next season. This helped in the replacement of the soil with nitrogen. Farmers are being encouraged to adopt this practice. इसी प्रकार से यहाँ पे ये बताया गया है कि अलग अलग क्रॉप को हम क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। In previous classes, you have learned about rhizobium bacteria. These are present in the nodules of roots of leguminous plant. They fix atmospheric nitrogen. आपने पहली क्लासों में पढ़ा हुआ है कि राइजोबियम एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है, जो रूट होती है किसकी, लेग्यूमिनियस प्लांट की जो रूट होती है उसमें प्रेजेंट होता है। और ये क्या करता है, वहाँ पर नाइट्रोजन को फिक्स करता है। नाइट्रोजन यानी कि एटमॉस्फेरिक से हम क्या होते हैं, डायरेक्ट नाइट्रोजन प्लांट होते हैं वो एटमॉस्फेयर से, जो प्लांट होते हैं वो एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट नाइट्रोजन यूज़ नहीं करते हैं, है ना। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे इनकी रूट में, लेग्यूमिनेसी एक पौधा होता है, उसकी जो रूट में कुछ बैक्टीरिया होते हैं, जिस बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन को मिट्टी में मिक्स कर देते हैं और फिर मिट्टी द्वारा इसको वापस प्लांट द्वारा लिया जाता है, ठीक है। ओके बच्चों, ये यहाँ पे ख़त्म करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम ये चैप्टर कंटिन्यू करेंगे।